Welcome to the lecture number 21 of Introduction to Software Engineering. In the previous lecture, we have covered the evolution processes and program evolution dynamics. These two topics belongs to the chapter number 9, that is software evolution. In this lecture, we will complete chapter number 9 and will discuss two other topics, that is software maintenance and legacy system management. So let's start with the software maintenance. जब हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद जो फेज स्टार्ट होगा डैट इज़ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मतलब है वी हैव टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम आफ्टर इट हैज़ बीन पुट इनटू द यूज़. जब कोई सॉफ्टवेयर यूज़ में आएगा, उसके बाद जब हम उसमें चेंजेस करेंगे या उसे मॉडिफाई करेंगे, उस पार्ट को सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहा जाता है. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बेसिकली एक चेंजिंग स्ट्रैटेजी है. Maintenance does not normally involve major changes to the system architecture. जब हम एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए या फिर उसमें करेक्शंस की जाए. उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसके आर्किटेक्चर को चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बना है जिसमें क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए और सर्वर उसको रिस्पांस दे रहा है, उसकी वो फंक्शनैलिटी फुलफ़िल कर रहा है, तो मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता कि जब आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसके आर्किटेक्चर को चेंज कर दें, उसे क्लाइंट सर्वर से हटा के आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना दें. अगर आप उसके आर्किटेक्चर में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर रिक्रिएट कर रहे हैं, आप उसे दोबारा से बना रहे हैं, दोबारा से डेवलप कर रहे हैं, जैसे हमने उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टडी किया था. लेकिन मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ corrections. Changes are implemented by modifying existing components and adding new components. जैसे कि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि हम existing components को ही modify करेंगे या एक system में कुछ नए components add कर देंगे. इन changes को हम software maintenance में शामिल करते हैं. Then we have three types of software maintenance. Maintenance to repair the software faults. लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के दौरान उसमें कोई बग नहीं आया, कोई फॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ. देन आपने वो कस्टमर को दे दिया. अब कस्टमर ने उसको यूज़ करना शुरू किया, लेकिन उसने ये आइडेंटिफाई किया कि इस सॉफ्टवेयर में जब वो डेटा एंटर कर रहा है तो डेटा एंट्री नहीं हो पा रही, या फिर जब वो रिकॉर्ड शो करना चाहता है तो रिकॉर्ड उसको विजिबल नहीं हो रहे. इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है. उस सॉफ्टवेयर के फॉल्ट को उस वक्त जब टेस्ट केसेस डिफ़ाइन किए थे या बनाए थे वो टेस्टिंग टीम की नज़र से नहीं गुजरे, या फिर वो ऐसे एरर्स थे जो यूज़ करने के बाद आइडेंटिफाई हुए हैं, यूज़ करने से पहले वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे. तो इस तरह के जो फॉल्ट्स आएंगे इनको रिपेयर करने की जो स्ट्रैटेजी होती है डैट इज़ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. दूसरी तरह की मेंटेनेंस हुए जब उसमें हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने सॉफ्टवेयर को की अडेप्टेबिलिटी को चेक करेंगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप जो कि करंट सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसे हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल या मोस्टली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एंड्रॉयड 9 तक के लिए, एंड्रॉयड 10 तक के लिए कंपैटिबल है. जैसे एंड्रॉयड का नया वर्जन आया तो ये सॉफ्टवेयर भी अपने आप को इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक कंपैटिबल बना लेता है या अडेप्टिव बना लेता है. लेकिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, इस तरह की ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो मेंटेनेबल नहीं है. और लेट्स से अगर नेक्स्ट हमारे पास एंड्रॉयड 12 आएगा तो एंड्रॉयड 12 के मुताबिक व्हाट्सएप को अपने आप को अपडेट करना होगा, मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस करनी होगी ताकि वो एंड्रॉयड के नेक्स्ट वर्जन पे कंपैटिबल हो जाए. इस एडेप्टेबिलिटी को भी
मेंटेनेंस टाइप कहा जाता है। एक और तरह की मेंटेनेंस जो परफॉर्म की जाती है दैट इज़ टू ऐड और मॉडिफाई द सिस्टम फंक्शनैलिटी, जिसमें हम सिस्टम में एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स से अगर आप एक डेवलपमेंट टीम का पार्ट हैं और कस्टमर ने आपसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाया है। अब वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि इसमें हिस्ट्री का एक बटन होना चाहिए। तो हिस्ट्री का जो बटन वो ऐड करवा रहा है लास्ट कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड देखने के लिए, ये ऐड करवाना एक मेंटेनेंस की टाइप है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम में नई फंक्शनैलिटी हम ऐड करें या एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब मॉडिफाई करने की एग्जांपल क्या है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जो कि एक राइट हैंडेड शख्स के लिए ज़्यादा ईजीली उसको यूज़ कर सकता है। मतलब उसमें बटन सब राइट साइड पे लगे थे और राइट हैंडेड पर्सन उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। लेकिन जब वो कस्टमर को दिया गया और कस्टमर ने उसे यूज़ करना शुरू किया तो आपका कस्टमर लेफ़्ट हैंडेड है। अब उसको राइट हैंडेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, जिसमें बटन सब राइट साइड पे लगे हैं, उससे परेशानी हो रही है या उसे मुश्किल हो रही है। उसने यूज़ करने के बाद देखा कि ये सिस्टम मॉडिफाई इस तरह से होना चाहिए कि इसके जो मेन बटन्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उसे मैं लेफ़्ट साइड पे एंटर करवा देता हूँ या लेफ़्ट साइड पे उसकी फंक्शनैलिटी ले आता हूँ। तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशन होगी यूज़ होने के बाद, ये मॉडिफिकेशन भी मेंटेनेंस की एक टाइप है। देन इन दिस फिगर यू कैन सी कि ये जो मेंटेनेंस की तीनों टाइप्स हैं, इन पे एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फॉल्ट रिपेयर 17%, इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक कह रहे थे कि एक सॉफ्टवेयर अपने आप को अडेप्ट करेगा, इस तरह के टाइप पे जो मेंटेनेंस एफर्ट आ रही होती है वो 18% है। इसके बाद जो फंक्शनैलिटी हम ऐड करवाते हैं या मॉडिफाई कराते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेनेंस में, उस टाइप की वजह से जो एफ़र्ट आ रही होती है डैट इज़ 65%। तो ये एफ़र्ट सबसे ज़्यादा है और बाकी फॉल्ट रिपेयर और इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन की जो एफ़र्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, लेस देन 20% है। नाउ लेट्स सी एन अदर interesting topic, that is maintenance cost. Maintenance cost is usually greater than development cost, that is from 2 to 100% depending on the application. Development cost से ज़्यादा maintenance cost आती है। क्यों आती है? It increases as the software is maintained. जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते जाते हैं वैसे ही इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट चेंज को अकोमोडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। देन another factor that is related to maintenance cost is aging software can have high support cost. आपके वो सॉफ्टवेयर जो बहुत पुराने हो चुके हैं उनकी वजह से भी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ओल्ड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होंगे, वो ओल्ड कंपाइलर्स यूज़ कर रहे होंगे। ओल्ड लैंग्वेजेस में आप देखिए हमारे पास जो करंट लैंग्वेजेस हैं वो जावा यूज़ कर रहे हैं, हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा बहुत सी नई लैंग्वेजेस हैं जो इवॉल्व हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो कि पास्कल में बना है या बहुत पुरानी किसी लैंग्वेज में बना है तो उस एक्सपर्ट के शख्स को ढूंढना और उससे वो सिस्टम मेंटेन कराना कॉस्टली हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर हैं क्या? हम इन कॉस्ट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, डैट इज़ टीम स्टेबिलिटी। टीम स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर वही आपकी स्टाफ जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है हमें उससे ही अपना सॉफ्टवेयर मेंटेन करा रही हैं, उसकी मेंटेनेंस करा रही हैं, तो कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस के लिए एक अलग से टीम असाइन कर रहे हैं, उस टीम पर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो टीम स्टेबिलिटी जो है ये एक फैक्टर है जो मेंटेनेंस कॉस्ट पे असर अंदाज हो रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये बता रही है आपको द डेवलपर्स ऑफ अ सिस्टम
may have no contractual responsibility for maintenance, so there is no incentive to design for further or future change. इसका मतलब ये है कि डेवलपर ने, आपने जब उससे सिस्टम बनवाया है तो आपने उसे कहा कि मुझे ये फंक्शनैलिटीज़ चाहिए और आपने इन फंक्शनैलिटीज़ को सामने रखते हुए सिस्टम को डेवलप करना है। डेवलपर ने वो सिस्टम बना के दिया, लेकिन डेवलपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जिसमें ये मेंशन किया हो कि वो सिस्टम को मेंटेन भी करेगा। सिस्टम की मेंटेनेंस भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी वजह से चूँकि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो आपके फ्यूचर में चेंजेस हो रहे होते हैं, जो मेंटेनेंस करनी होती है, उस पर डेवलपर का कोई इंसेंटिव नहीं होता। Another factor which we will study in this slide is staff skills. अगर तो आपका स्टाफ जो कि मेंटेनेंस कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम आएगी। लेकिन होता ये है अमूमन कि अगर कोई मेंटेनेंस स्टाफ अलग से असाइन किया है तो वो इनएक्सपीरियंस होता है, उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत लिमिटेड सी नॉलेज होती है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। देन वी हैव अनदर फैक्टर दैट इज़ प्रोग्राम एज एंड स्ट्रक्चर. It says that as program age, their structure is degraded and they become harder to understand and change. आपने लेट्स से 2018 में एक सॉफ्टवेयर बनाया और 2025 तक अज्यूम करें कि वो यूज़ हो रहा है। 2025 में उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसमें मॉडिफिकेशंस की, नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड की। अब चूँकि प्रोग्राम पुराना हो गया है, उसकी जितनी भी उसका स्ट्रक्चर डिग्रेड हो गया है, उसकी जो लैंग्वेजेस थी वो पुरानी हो गई हैं, वो एक एजिंग सॉफ्टवेयर बन गया है। इसकी वजह से आपके जो सिस्टम है उसको चेंज करना या उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जिसमें टीम स्टेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा, स्टाफ स्किल्स को देखा और प्रोग्राम एजेंट स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। After the maintenance cost, here is another slide which talks about the maintenance prediction. Maintenance prediction का मतलब ये है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव है, उस पर क्या कॉस्ट आएगी या किस तरह के चेंजेस होंगे जो कि मेंटेनेंस के वक्त रिक्वायर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो आप मेंटेनेंस प्रेडिक्शन में 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ प्रिडिक्टिंग मेंटेनेबिलिटी। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टू मेंटेन। हम इसमें स्टडी करते हैं कि सिस्टम के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको मेंटेन करना एक्सपेंसिव है। हम मेंटेनेबिलिटी में इस फैक्टर को एनालाइज कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट category for maintenance prediction is to predict the maintenance cost. मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। एक मेंटेनेंस कॉस्ट होल सिस्टम की पूरी लाइफ टाइम के लिए और दूसरी कॉस्ट को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं ओवर द नेक्स्ट ईयर कि अगर सिस्टम को मेंटेन करना होगा तो नेक्स्ट ईयर इसकी मेंटेनेंस पे कितनी कॉस्ट आएगी, या फिर लाइफ टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर हमने अगर मेंटेन करवाना हो तो उस पर क्या कॉस्ट इस आएगी सॉफ्टवेयर की। Another category of maintenance prediction is to predict the system changes. System changes को predict करने का मतलब क्या है? How many change request can be expected? एक सॉफ्टवेयर में किस तरह की चेंजिंग रिक्वेस्ट आ सकती हैं कस्टमर की तरफ से, उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। और हम क्या चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं? व्हाट पार्ट ऑफ द सिस्टम आर मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय द चेंज रिक्वेस्ट। जब एक चेंज आएगा सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए कि उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है या उसमें कोई फंक्शनैलिटी मॉडिफाई करनी है, तो उसकी वजह से और
कितने सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि इफ़ेक्ट होंगे, हम उनको भी प्रिडिक्ट करते हैं। तो सिस्टम के चेंजेस को भी प्रिडिक्ट किया जाता है मेंटेनेंस प्रिडिक्शन में, सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है, और सिस्टम की ओवरऑल मेंटेनेबिलिटी को प्रिडिक्ट किया जाता है या इसे एनालाइज किया जाता है मेंटेनेंस प्रिडिक्शन के पार्ट में या मेंटेनेंस प्रिडिक्शन के अंडर। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस, जिसमें हमने मेंटेनेंस क्या है सॉफ्टवेयर की, हमें इसकी टाइप्स क्या हैं, ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, इस पे क्या कॉस्ट आती है, और इसके अलावा इसकी प्रिडिक्शन किस तरह से की जाती है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रीवियस स्लाइड्स में मिल जाएंगे। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज़ लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लेगेसी? लेगेसी इज़ समथिंग विच यू गॉट फ्रॉम योर इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेडली कोई चीज़ मिली है, वो लेगेसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ गए हैं, तो वो आपकी लेगेसी है। इसी को जब हम सॉफ्टवेयर की टर्म्स में मैप करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत पुराना है, स्टिल यूज़ हो रहा है, लेकिन उसको रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लेगेसी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से दी जा सकती है। लेट्स से आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वो सिस्टम अभी तक MS ऑफिस 97 यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर नए वर्जन्स को, जैसे 2016 है, उस वर्जन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा नए वर्जन्स के साथ। आपका जो सिस्टम है वो उस पुराने MS ऑफिस 97 के साथ ही यूज़ हो रहा है और उसी के साथ उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव हो रही है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं इनको हम लेगेसी सिस्टम कहेंगे, जो कि बहुत पुराने हैं, अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको रिप्लेस करना मुश्किल है। Let's study what is written in this slide. The organizations that rely on the legacy system must choose a strategy for evolving these systems. अब legacy system यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन उन सिस्टम को हमें टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ता है। उनको इवॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए? आपको यहाँ पे 4 स्ट्रेटजीज लिखी हुई नज़र आ रही हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज़ टू स्क्रैप द सिस्टम कम्प्लीटली and modify the business process so that it is no longer required. अगर आपको उस सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करना है तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप उसको कम्प्लीटली स्क्रैप कर दें। मतलब लेट्स से आपने उसे बहुत बार इवॉल्व किया है और इवॉल्व करने के बाद वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेंटेन करना। तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप उसको कम्प्लीटली स्क्रैप कर दें, अपने बिजनेस प्रोसेस को मॉडिफाई कर लें, जिसकी बेस पे एक नया सिस्टम बनाया जा सकता हो, इस सिस्टम की ज़रूरत ही ना रहे। दूसरी स्ट्रैटेजी है कंटिन्यू मेंटेनिंग द सिस्टम। अब चूँकि आप इस सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न, आपने इस सिस्टम को मेंटेन करते जाना है। तीसरी स्ट्रैटेजी, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम बाय री इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव इट्स मेंटेनेबिलिटी। आप इस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उसे री इंजीनियर करते हैं, यानी उसे दोबारा से डेवलप करते हैं। द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज़ टू रिप्लेस द सिस्टम विद अ न्यू सिस्टम। अब आपके पास जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है वो आपको ये बता रही है कि आप इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करके इसकी जगह एक नया सिस्टम बनाएं। The strategy chosen should depend on the system quality and its business value. इन चारों में से आप कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं लेगेसी सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। वो सिस्टम की क्वालिटी पे और उसकी बिजनेस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अब सिस्टम की क्वालिटी और बिजनेस वैल्यू क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपको यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस नज़र आ रही हैं क्वालिटी और बिजनेस वैल्यू के। क्वालिटी और बिजनेस वैल्यू के कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए हम ये चूज़ करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाए।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सिस्टम की क्वालिटी लो है और उसकी बिजनेस वैल्यू भी लो है, तो इसके लिए हम जो स्ट्रेटजी चूज़ करेंगे वो ये होगी कि सिस्टम को स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। हम उस सिस्टम को टोटली स्क्रैप कर देंगे, बिजनेस प्रोसेस को रिवाइज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ताकि इस सिस्टम की ज़रूरत ही ना रहे। Then the next combination we have is of low quality and high business value। अगर आप एक ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसकी बिजनेस वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी कम है, तो इस तरह के सिस्टम के लिए उसको री इंजीनियर कर देना चाहिए या उसे रिप्लेस कर देना चाहिए एक सूटेबल सिस्टम के साथ। ये दो स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि चूज़ की जा सकती हैं। क्यों चूज़ की जा सकती हैं? क्योंकि वो बिज़नेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिज़नेस में ऐसा सिस्टम कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप इसकी कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। द थर्ड कॉम्बिनेशन इज़ सिस्टम इज़ ऑफ हाई क्वालिटी बट लो बिजनेस वैल्यू। अगर सिस्टम की क्वालिटी ज़्यादा होगी और उसकी बिजनेस वैल्यू कम होगी तो हम 2-3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम उसे लेट्स से हम उसे कम्प्लीटली स्क्रैप कर देते हैं क्योंकि उसकी बिजनेस वैल्यू बहुत कम है, या फिर हम उसे मेंटेन किए रखते हैं। मेंटेन हम क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी क्वालिटी हाई है। और या फिर एक तीसरी ऑप्शन जो आपको यहाँ पे स्लाइड पे लिखी नज़र आ रही है, डैट इज़ टू रिप्लेस दिस सिस्टम विद द ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स। ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स के साथ आप उस सिस्टम को रिप्लेस कर देते हो। द फोर्थ कॉम्बिनेशन इज़ हाई क्वालिटी हाई बिजनेस वैल्यू। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर सिस्टम की मेंटेनेंस करना लाजमी हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि हम उस सिस्टम को मेंटेन करते रहें। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, उसे हम री इंजीनियर नहीं करना चाहेंगे, हम उसे स्क्रैप नहीं कर सकते। हम सिस्टम को मेंटेन करेंगे चाहे उस पर कितनी भी कॉस्ट आ रही हो। तो ये लेगेसी सिस्टम के हवाले से और उसकी इवॉल्व होने के हवाले से या उसकी एवोल्यूशन के हवाले से हमने कुछ स्लाइड्स यहाँ पे स्टडी की हैं। एंड दैट इज़ ऑल for the lecture number 21. We covered 2 topics. The first topic is about the software maintenance and the second topic is about the legacy system management. I hope these 2 topics are clear to all of you, but if you face any difficulty in understanding these topics, we can discuss it in the live session. Thank you for listening, class.